मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, MSc कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA उत्तरार्ध हिंदी। पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद। पुस्तक चंद्रगुप्त नाटक। आज का प्रकरण चंद्रगुप्त नाटक के कथानक का विश्लेषण भाग 1। चंद्रगुप्त नाटक के कथा संयोजन का विवेचन आरंभ करने से पूर्व हमें इस कथा के मूल उद्देश्य को समझ लेना चाहिए, क्योंकि यह कथा धीरे धीरे उसी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ती जाती है और प्राप्ति के उपरांत समाप्त हो जाती है। इस कथा का मूल उद्देश्य विदेशी यवन आक्रांता सिकंदर को पराजित कर भारत में एक अखंड शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करना और चंद्रगुप्त मौर्य को उस साम्राज्य के एक छत्र अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करना रहा है। यह उद्देश्य विस्तृत रूप धारण कर कई आयामों में विभाजित हो आगे बढ़ता है। जैसा कि हम ऊपर के आए हैं, इस कथा का मूल उद्देश्य भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करना रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति में पहली बाधा सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाना है, इसलिए इस बाधा को दूर करने के प्रयत्न के रूप में ही इस कथा का आरंभ होता है। पहले अंक के पहले दृश्य में ही इस कथा के सभी प्रधान पात्र चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, आम्भीक और अलका रंगमंच पर आ जाते हैं। इन सभी के अनुकूल प्रतिकूल प्रयत्नों के फलस्वरूप सिकंदर को अपनी भारत विजय की आकांक्षा त्याग लौट जाना पड़ता है। शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना में दूसरी बाधा है मगध का विलासी और अत्याचारी शासक नंद। अब इस बाधा को दूर करने के प्रयत्न आरंभ होते हैं और अंत में चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रयत्नों से मगध में विद्रोह होता है, शक्टार नंद का वध कर देता है तथा चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। इसके उपरांत साम्राज्य शक्तिशाली और सुदृढ़ बनाने के लिए चंद्रगुप्त अपने विजय अभियान पर निकलता है। चाणक्य एक सतर्क प्रहरी के समान मगध की आंतरिक राजनीति और षड्यंत्रों पर बराबर निगाह जमाए रखता है। इस सारे कार्य में लगभग 15-20 वर्ष लग जाते हैं। कथा का मध्य भाग इसी कार्य में समाप्त हो जाता है। यहाँ तक उद्देश्य 3/4 अंश तक पूरा हो जाता है। अब आता है कथा का अंतिम भाग। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व में बंगाल गौड़ प्रदेश से लेकर पश्चिम में पंचनद पंजाब प्रदेश तक चंद्रगुप्त का अखंड साम्राज्य स्थापित हो चुका है, परंतु भारत का पश्चिमोत्तर सीमांत अभी सुरक्षित नहीं है। उधर से यवन आक्रमणकारी आक्रमण कर सकते हैं। वहाँ स्थित तक्षशिला का शासक भारत के प्रति वफादार नहीं है, इसलिए उस सीमांत को सुरक्षित बनाना आवश्यक है। सिल्यूकस का भारत आक्रमण इसका सहयोग प्रदान कर देता है। सिल्यूकस की पराजय एक ओर तो उस सीमांत को सुरक्षित बना देती है और दूसरी ओर शक्तिशाली यवन साम्राज्य और प्रचंड भारतीय साम्राज्य को चंद्रगुप्त कालनेमिया के बंधन से परस्पर मैत्री के सूत्र में बांध देती है। इस प्रकार एक अखंड भारतीय साम्राज्य की स्थापना का चाणक्य का स्वप्न पूरा हो जाता है। हमें इस नाटक के कथानक को इसी दृष्टि से देखना चाहिए, तभी हम उसके साथ न्याय कर सकेंगे। अब कथानक का विश्लेषण। नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में ही कथा के मूल उद्देश्य का संकेत मिल जाता है। तक्षशिला के विद्यापीठ में चाणक्य, संगरण, चंद्रगुप्त, अलका और आम्बिक के मध्य जो वार्तालाप होता है, उससे यह पता चलता है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर के साथ अपनी शत्रुता के कारण तक्षशिला का युवराज आम्भिक पर्वतेश्वर के विरुद्ध यवन सेना की सहायता करने वाला है। सिकंदर ने धन देकर उसे अपनी ओर मिला लिया है। यह स्थिति भारत के लिए खतरनाक है। इस खतरे को रोकने के लिए हम चाणक्य को प्रयत्नशील पाते हैं। वह अपने दो शिष्य चंद्रगुप्त और सिंहरण को अपनी योजना की कार्यान्विति का मुख्य साधन बनाता है। आम्बिक की बहन अलका की सहानुभूति भी इन्हीं लोगों के साथ है। यहीं से हम चाणक्य को देश रक्षा योजना के मुख्य सूत्रधार के रूप में रंगमंच पर उतरता देखते हैं। यहीं चंद्रगुप्त, सिंहरण और अलका का देश प्रेम से ओतप्रोत शक्तिशाली व्यक्तित्व भी स्पष्ट होने लगता है। यहीं सिंहरण और अलका के एक दूसरे के प्रति स्नेहाकुल हृदयों का भी आभास मिल जाता है। इसके उपरांत देश रक्षा की इस भूमिका का विस्तार होता है। कथा तक्षशिला से हटकर पाटलिपुत्र और सिंध तट पर घूमती रहती है। पहले मगध सम्राट नंद का विलासी रूप सामने आता है, फिर उसका अत्याचारी रूप स्पष्ट होता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त तक्षशिला से पाटलिपुत्र जा पहुंचते हैं। दोनों वहीं के रहने वाले हैं। दोनों अपनी बाल्यकालीन स्मृतियों को दोहराते हैं। चाणक्य अपनी बाल्य सखी सुवासिनी की याद करता है और चंद्रगुप्त एक चीते से नंद पुत्री कल्याणी की रक्षा कर उसके साथ अपने पुराने परिचय को नया बनाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त के संबंध में
एक विचित्र समानता मिलती है, वह है कि नंद ने दोनों के पिताओं को मगध से निर्वासित कर रखा है, इसलिए दोनों नंद के विरोधी बन जाते हैं। नंद की राज्यसभा में होने वाला चाणक्य और चंद्रगुप्त का अपमान उन दोनों को नंद का भयंकर विरोधी बना देता है। चाणक्य नंद का विनाश करने की प्रतिज्ञा करता है, परंतु बंदी बना कारागार में डाल दिया जाता है। चंद्रगुप्त उसे वहां से बलपूर्वक मुक्त करा लेता है। इसी प्रसंग में राक्षस, सुवासिनी और वरुचि भी कथा मंच पर आ जाते हैं। राक्षस का बौद्ध प्रेम ब्राह्मण द्वेष बन जाता है। इसी अंक में कथा पाटलिपुत्र से हटकर पुनः पश्चिमोत्तर सीमांत की ओर मुड़ती है। सिंधु देश की पुत्री मालविका सिंधु पर अपने यवनों द्वारा बनाए जा रहे सेतु का मानचित्र बना अलका को सौंप देती है। एक यवन सैनिक उस मानचित्र को अलका से छीनने का प्रयत्न करता है, परंतु सिंगरण उसी समय वहां पहुंच उस यवन सैनिक को घायल कर मानचित्र ले मालविका के साथ चुपचाप निकल जाता है। अलका बंदी बनाकर तक्षशिलाधीश अर्थात उसके पिता के सामने पेश की जाती है। पिता पुत्री को मुक्त कर देता है। इन घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि तक्षशिला का युवराज आम्बिक यवनों की सहायता कर रहा है और सिंगरण अलका और मालविका सिकंदर के आमंत्रण की योजना को नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयत्न में लगे हुए, आक्रमण की योजना को। इसी अंक में इस बात का भी पता चलता है कि नंद पुत्री कल्याणी के साथ विवाह करने से इंकार कर देने के कारण नंद सिकंदर के आक्रमण के विरुद्ध पर्वतेश्वर की सहायता नहीं करेगा, अर्थात अब पर्वतेश्वर को अकेले ही सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार ये सारी घटनाएं मिलकर सिकंदर और पर्वतेश्वर के मध्य होने वाले भावी युद्ध की सशक्त भूमिका प्रस्तुत कर देती हैं। दूसरा अंक कथा मंच को सिकंदर के सैनिक शिविर की ओर ले जाता है। इसके आरंभ से ही सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया को भारत पर मुग्ध होते देखते हैं। यह बात भविष्य को संकेत सूचक बनकर सामने आती है। यहीं सिकंदर के एक सेनापति फिलिप्स का कार्नेलिया के प्रति अनुराग, कार्नेलिया द्वारा उसके उपेक्षा तथा ऐसे क्षुब्ध हो फिलिप्स द्वारा कार्नेलिया को बलात् पकड़ने का प्रयत्न करना और चंद्रगुप्त द्वारा उससे कार्नेलिया की रक्षा किया जाना आदि घटनाएं घटती हैं। फिलिप्स और कार्नेलिया वाली घटना उस भावी घटना की पृष्ठभूमि का काम करती है जिसमें आगे चलकर फिलिप्स सिकंदर के सम्मुख सिल्यूकस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाता है। इसी अंक में चंद्रगुप्त और कार्नेलिया के पारस्परिक अनुराग की नींव पड़ जाती है। इसके उपरांत सिकंदर और चंद्रगुप्त की भेंट होती है। सिकंदर उसे अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करता है, परंतु चंद्रगुप्त द्वारा अपनी अवहेलना और अपमान किए जाने पर उसे बंदी बनाने की आज्ञा देता है। इस पर चंद्रगुप्त स्वयं को बंदी बनाने का प्रयत्न करने वालों को घायल करता हुआ साफ बचकर निकल जाता है। यह चंद्रगुप्त की वीरता का प्रमाण है। इसके आगे दूसरे दृश्य में पर्वतेश्वर और सिकंदर की युद्ध की तैयारियों का विवरण मिलता है। यहाँ कल्याणी का पुरुष वेश में मगध की सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होना इस कथा का नितांत निरर्थक और हास्यास्पद प्रसंग है। चंद्रगुप्त, सिंगरण और चाणक्य, कल्याणी आदि मिलकर भी पर्वतेश्वर को पराजय से नहीं बचा पाते, मानो वे सब वहां उसकी पराजय के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हुए। इससे आगे चंद्रगुप्त मालविका का प्रणय दृश्य सामने आता है। वहां केवल एक ही बात काम की होती है कि यवन सेना में यह अफवाह फैला दी जाती है कि आगे मगध में कई लाख सैनिक सिकंदर का सामना करने के लिए सन्नद्ध खड़े हैं। यह सुनकर यवन सैनिक में आतंक फैल जाता है। यहीं से कार्य की गति जो बीच में शिथिल सी हो गई थी पुनः वेग पकड़ लेती है। अलका सिंगरण को पर्वतेश्वर के बंदी गृह से मुक्त कराने के लिए सशर्त पर्वतेश्वर की रानी बनना स्वीकार कर लेती है। पर्वतेश्वर सिकंदर का आदेश पाकर उसकी सहायता करने जाता है। उसी अवसर का लाभ उठा अलका भी उसके राजमहल से भाग निकलती है। इसके बाद भारत से लौटते हुए सिकंदर पर आक्रमण करने की योजना बनती है। आक्रमण होता है। चाणक्य और राक्षस में कूटनीतिक संघर्ष होता है। भारतीय और यवन सेना में युद्ध होता है। युद्ध में घायल हुए सिकंदर संधि करने के लिए विवश हो जाता है। भारतीय वीर उसे सकुशल लौट जाने की आज्ञा दे देते हैं। तृतीय अंक कथा को पुनः मगध की राजनीति की ओर मोड़ देता है। साथ ही अलका और सिंगरण के विवाह में सिकंदर की उपस्थिति दिखा सिकंदर के भारत आक्रमण का भी उपसंहार कर देता है। चाणक्य कूटनीति का प्रयोग कर राक्षस को नंद के प्रति सशंकित बना देता है। दूसरी ओर अलका सिंगरण के विवाह प्रसंग को लेकर पर्वतेश्वर का क्षुब्ध होना उसके भावी विनाश की ओर संकेत कर देता है। कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का प्रणय प्रसंग, फिलिप्स का चंद्रगुप्त को द्वंद्व युद्ध की ललकारना आदि घटनाएं भविष्य में चंद्रगुप्त द्वारा द्वंद्व युद्ध में फिलिप्स के वध और फिर अंत में चंद्रगुप्त कार्नेलिया के भावी विवाह की सूचक घटनाएं हैं। इन सब बातों से निपटकर अब कथा पूरी तरह से मगध की राजनीति की ओर मुड़ जाती है। इसमें पहले नंद की कामुकता और क्रूरता का प्रदर्शन कर भावी प्रजा विद्रोह की भूमिका बांधी जाती है। चाणक्य अपनी कूटनीति द्वारा नाना प्रकार की घटनाओं को जन्म देता हुआ अंत में सक्टार द्वारा नंद का वध करवाकर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट घोषित कर देता है। इस प्रकार इस अंक की समाप्ति तक चाणक्य का दूसरा लक्ष्य भी पूरा हो जाता है।
चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाना, ये उनका दूसरा लक्ष्य था। यहाँ तक कथा मंद तीव्र गति से अनेक सार्थक और निरर्थक दृश्यों का आयोजन करती हुई अपनी यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच ठहर सी जाती है। चतुर्थ अंक से कथा अपने अंतिम लक्ष्य भारत को एक निष्कंटक अखंड साम्राज्य का रूप देने के लिए आगे चल पड़ती है। यहाँ से चाणक्य की कूटनीति का चक्र चलना पुनः आरंभ हो जाता है। अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए नाटककार पहले पर्वतेश्वर और कल्याणी को कथा मंच पर से हटा देता है। पर्वतेश्वर मगध का आधा साम्राज्य पाने की इच्छा पाले हुए था और कल्याणी चंद्रगुप्त की हृदयेश्वरी बनने की। अतः नाटककार पर्वतेश्वर और कल्याणी की मुठभेड़ करवा पहले कल्याणी द्वारा पर्वतेश्वर की हत्या करवा देता है और फिर कल्याणी चंद्रगुप्त से प्रेम करते हुए भी अपने पिता के विरोधी चंद्रगुप्त के प्रणय संबंध स्थापित करना अनुचित समझ स्वयं आत्महत्या कर लेती है। यहाँ चाणक्य के कथानुसार इन दोनों के हट जाने से चंद्रगुप्त निष्कंटक बन जाता है। अब चाणक्य और राक्षस का खुला क्यूट युद्ध आरंभ होता है। चंद्रगुप्त के सम्राट बन जाने पर राक्षस यह सोचता है कि कहीं सुवासिनी फिर चाणक्य से प्रेम न करने लगे, इसलिए वह चंद्रगुप्त को मारने और हटाने की योजना बनाता है, परंतु चाणक्य की सजगता उसे कामयाब नहीं होने देती। चाणक्य इस प्रसंग में मालविका की हत्या करवा एक ओर तो चंद्रगुप्त की तथा दूसरी ओर प्रेमिका को रास्ते से दूर कर देता है। साथ ही राक्षस को भी मगध से भाग जाने के लिए मजबूर कर देता है। विजय उत्सव न मनाने देने के कारण चंद्रगुप्त के माता पिता का रूठकर चला जाना और उसी कारण चंद्रगुप्त का चाणक्य के प्रति क्षुब्ध उठना चाणक्य की कूटनीति की ही एक चाल बन जाती है। वह चंद्रगुप्त को स्वावलंबी बनाना चाहता है, इसलिए स्वयं रूठने का बहाना कर मगध को छोड़ अज्ञातवास करने चला जाता है। यहीं से कथा अपने अंतिम लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर होती है। सेल्यूकस भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। राक्षस मगध से भाग सेल्यूकस के पास पहुंच उसकी पुत्री कार्नेलिया का शिक्षक बन गया है। चाणक्य इन सारी घटनाओं पर गहरी नजर रखे हुए वह चुपचाप तक्षशिला पहुंच आम्बिक को देशभक्त बनाता है। अलका पुनः सक्रिय हो नागरिकों को देश रक्षा के लिए उत्तेजित करती है। चाणक्य सुवासिनी को अपने स्नेहजाल से मुक्त कर उसे सहर्ष राक्षस को अपना लेने की सलाह देता है। कार्नेलिया भारत के प्रति अपने असीम अनुराग को व्यक्त करती है। ये सारी घटनाएं भावी अंतिम घटनाओं की पृष्ठभूमि का काम करती हैं। चंद्रगुप्त चाणक्य और सिंहरण के बिना ही सेल्यूकस के आक्रमण का सामना करने के लिए सीमांत पर पहुंच जाता है। युद्ध होता है और इस युद्ध में चाणक्य और सिंहरण समय पर पहुंच और चंद्रगुप्त की सहायता कर चंद्रगुप्त के विजय के सूत्रधार बन जाते हैं। चंद्रगुप्त को वास्तविकता का ज्ञान होने पर वह आश्चर्यचकित हो उन दोनों के प्रति श्रद्धा और स्नेह से भर उठता है। युद्ध और कूटनीति की उत्तेजना से भरे इस वातावरण के उपरांत कथा अपने अंतिम लक्ष्य के समीप पहुंच अपनी सारी गति खो कार्नेलिया चंद्रगुप्त के विवाह के साथ समाप्त हो जाती है। चाणक्य का उद्देश्य पूरा हो जाता है और वह राक्षस को अमात्य बना राजनीति का सारा झंझट त्याग सेनापति मौर्य उसकी पत्नी चंद्रगुप्त के माता पिता को साथ ले संन्यास ग्रहण करने चला जाता है। ये चारों अंकों में कथा का समापन इस तरह से होता है। यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष भाग अगले वीडियो।